इस वीडियो में एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इस टॉपिक का नाम है खेल के सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में हम गेम थ्योरी कहते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि अभी हम मार्केट स्ट्रक्चर, बाजार के संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बीच में खेल के सिद्धांत के बारे में क्यों पढ़ने लगे। तो अगली बाजार की संरचना जिसे पढ़ने में हम इंटरेस्टेड हैं, उसको हम ऑलिगोपॉली कहते हैं, जिसको हिंदी में हम अल्पाधिकार कहते हैं। मार्केट में फाइनाइट नंबर में, सीमित संख्या में सेलर विक्रेता होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। पॉइंट ये है कि एक जो विक्रेता होता है उसे कंज्यूमर का ध्यान रखना होता है, उपभोक्ता का ध्यान रखना होता है। उपभोक्ता जितने हैं, मार्केट में जो डिमांड होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड होता है ना। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। अगर हमने देखा कि सिर्फ एक विक्रेता है तो वो विक्रेता भी मोनोपॉलिस्ट होता है, और सेम डिमांड, चूंकि वो अकेला होता है तो पूरे के पूरे डिमांड को मार्केट में खुद पे फेस करता है। तो हमने ये मोनोपॉली वाले में ये चीज देख लिया। हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा कि इतने ज़्यादा सेलर्स होते हैं, इतने ज़्यादा विक्रेता होते हैं कि स्ट्रैटेजी का उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे सेलर, दूसरे विक्रेता क्या कर रहे हैं। और एक विक्रेता जो होता है वो हॉरिजॉन्टल, जो है ना, क्षैतिज डिमांड फेस कर रहा होता है। तो ये हो गया परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसके बाद हमने मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पढ़ा। उसमें देखा कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के द्वारा, प्रोडक्ट के उत्पाद के विशिष्टीकरण या विभेदीकरण के द्वारा एक नीश मार्केट, छोटा सा अपना मार्केट बना लेते हैं। वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फेस करते हैं, बट एट द सेम टाइम उन्हें ये भी वरी करना होता है कि दूसरे भी विक्रेता हैं वो क्लोज सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं, तो उसका भी उन्हें ध्यान रखना होता है। लॉन्ग रन में चूंकि एंट्री और एग्जिट होता है तो लॉन्ग रन में उनका प्रॉफिट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। नई संरचना जो हम पढ़ना चाहते हैं उसमें ऑलिगोपॉली होती है। ऑलिगोपॉली में कुछ सेलर होते हैं, तो एक विक्रेता जो होता है उसको इस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व के बारे में सोचना होता है, और ये भी सोचना होता है कि दूसरे विक्रेता क्या कर रहे हैं। आप ये सोचेंगे कि मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन और ऑलिगोपॉली में क्या अंतर है। मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन में, एकाधिकारी वाले प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में सब लोग थोड़े भिन्न भिन्न, उनका जो प्रोडक्ट होता है, उनका जो उत्पाद होता है, एक दूसरे के उत्पाद से थोड़ा भिन्न होता है, और जिसकी वजह से उनका नीश मार्केट अपना खुद का एक मार्केट हो जाता है। यहां ऑलिगोपॉली में सैद्धांतिक तौर पे हम मानते हैं कि जो भी सेलर होते हैं होमोजीनियस गुड, मतलब एक रूप, एक ही जैसी चीज बना रहे होते हैं, एक रूप वस्तु या सेवा दे रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 जनरेटिंग की कंपनी है, 4 जनरेटर की विलेज में है, 4 जनरेटर वाला बिजली सप्लाई कर रहा है, सबकी बिजली एक जैसी ही होगी। तो दोनों, चारों का अपना अपना स्पेशल मार्केट नहीं होगा, सबको पूरे मार्केट को फेस करना होगा, होमोजीनियस गुड है। तो यहाँ पे हर सेलर को, हर विक्रेता को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो कुछ दूसरे विक्रेता हैं वो कैसे मार्केट में रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि सबकी वस्तुएं अलग अलग नहीं होती हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो हमें एक नए टेक्निक सीखने की जरूरत है जहाँ पे हम ऐसे प्रॉब्लम से डील कर सकें कि हमारा जो पे ऑफ है, हमारा जो फायदा है, सिर्फ हमारे एक्शन पे नहीं, हम क्या करते हैं सिर्फ उस पे नहीं, इन चीजों पे भी डिपेंड करता है कि दूसरे उस बाजार में या दूसरे उस सिचुएशन में क्या कर रहे हैं। जब हमें दूसरे के एक्शन को भी ध्यान में रखना पड़ता है तो उस सिचुएशन को हम एक गेम कहते हैं। गेम का यहाँ मतलब खेल नहीं है, स्पोर्ट्स वाला खेल नहीं है, यहाँ पे हम इसको गेम को कहते हैं जहाँ पे हमें स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से हम
बात कर रहे हैं, एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं कि क्या कर रहा है, और मेरा पे ऑफ दूसरे के भी एक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो एक इंटरेक्शन हो गया। और स्ट्रैटेजिक इन द सेंस में कि हमारे लिए क्या अच्छा है ये करना, ये सोचते हुए कि दूसरा क्या कर रहे होंगे, वहां स्ट्रैटेजिक नोशन आ जाता है। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है, और इसलिए एक नई विद्या का, एक नए टेक्निक का हमें जरूरत है। इस टेक्निक को हम गेम थ्योरी कहते हैं। तो इससे पहले कि हम अल्पाधिकार के बारे में बात करें, हम गेम थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो गेम को समझने के लिए कि गेम क्या है, खेल क्या है, इस सेटिंग में इसको समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर ने कहा कि आइए हम लोग एक गेम खेलते हैं। गेम में हर बच्चे को एक नंबर गेस करना है, होल नंबर, पूर्ण संख्या गेस करना है। पूर्ण संख्या 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई भी नंबर 0 से 100 तक वो चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे सेलेक्ट करना है कि जो भी नंबर सब लोग चूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक आदमी AI चूज कर रहा है, तो किसी एक को एक प्राइज मिलेगा। वो प्राइज मान लीजिए 1000 रुपया है, 5000 रुपया है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। किसको प्राइज मिलेगा? जितने भी नंबर चूज किए गए हैं, जो टीचर होंगे उसका एवरेज निकाल देंगे। क्योंकि 50 लोग हैं, सबका ये इसका मतलब सम होता है, सब जोड़ दिया जाएगा, उसका एवरेज निकाल दिया जाएगा और उसका 2/3 ले लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर 5 ही लोग होते और 10, 12, 13, 8, 7 चूज कर रहे होते, तो कितना हो गया? A1 10 हो गया, A2 12 हो गया, A3 13 हो गया, A4 8 हो गया, A5 7 हो गया। तो समेशन AI जो हो जाएगा 10 + 12 + 13 + 8 + 7 हो जाएगा, जो कि जोड़ेंगे 10 12 22, 13 35, 35 और 8 43 और 7 50 हो गया। अब इसमें चूंकि यहाँ 50 था तो 50 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ अभी हमारे पास 5 ही लोग हैं, तो 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो एवरेज हो जाएगा 10। अब 10 का 2/3 ले लेंगे, 2/3 ऑफ जो औसत निकला है उसका 2/3 ले लेंगे, तो 20/3 आ जाएगा, 6.2/3 आ जाएगा। अब किसको अवार्ड मिलेगा? जो इससे नियरेस्ट है। तो ये 5वां आदमी 7 नियरेस्ट है, 8 तो 7 से भी दूर है बाकी, तो इसको रिवार्ड मिलेगा। तो गेम कुछ ऐसा है, कह सकते हैं कि कौन कौन से प्लेयर हैं, लिस्ट ऑफ प्लेयर हम लोग दे देंगे। लिस्ट ऑफ प्लेयर, लिस्ट ऑफ प्लेयर मतलब एक कौन कौन खिलाड़ी हैं, कह सकते हैं 1 2 3 4 5 खिलाड़ी हैं। पांचों क्या क्या एक्शन ले सकते हैं? AI कहें उनका एक्शन है। AI एक होल नंबर, पूर्ण संख्या होगा 0 से 100 के बीच में। किसको अवार्ड मिलेगा? जिसका AI से 2/3 और जो एवरेज ले रहे हैं, ये सबसे कम जो देगा मिनिमम, उस I को ये अवार्ड मिल जाएगा। इस एग्जाम्पल में 5th वाले को अवार्ड मिल जाएगा, है ना। तो ये एक इस तरह से पे ऑफ मिलने की बात है। जिसको अवार्ड मिलेगा, मान लीजिए 5वें को 5000 रुपए मिले और बाकी सबको 0 0 0 मिल जाएगा। तो ये बाकी सबके पे ऑफ। कहने का मतलब ये है कि जब आप नंबर बता रहे हैं AI कि 10 बताएं कि 12 बताएं कि 13 बताएं, हाँ तो मैंने ऐसे कुछ रैंडमली नंबर ले लिया, लेकिन आपको इस तरीके से बताना है कि आपका नंबर जो है वो एवरेज के, औसत के 2/3 से नियरेस्ट हो। तो ये बताने के लिए आपको सोचना होगा कि बाकी लोग कैसा नंबर दे रहे हैं, कौन सा नंबर दे रहे हैं। तो आपका जो पे ऑफ है, जो मिल रहा है अंत में, वो सिर्फ आपके नंबर बताने पे डिपेंड नहीं करता है, दूसरे लोग क्या बता रहे हैं इस पे डिपेंड करता है ना। तो ऐसे सेटिंग को हम गेम कहते हैं, गेम या खेल। और इसको कह सकते हैं कि गेम है अ स्ट्रैटेजिक इंटरैक्शन। मैं आपसे कन्फेस कर लूं, मान लूं कि खेल के सिद्धांत के बारे में
हिंदी में मुझे बहुत कम जानकारी मिली है, तो जो मैं नाम हिंदी ट्रांसलेट कर रहा हूँ अपनी नॉलेज से कर रहा हूँ, है ना। स्ट्रैटेजी को हम रणनीति कह सकते हैं, रणनीति, इसको सामरिक भी कह सकते हैं। इंटरेक्शन को हम लोग परस्पर क्रिया या बातचीत कह सकते हैं, परस्पर क्रिया या तो हम लोग कह सकते हैं कि रणनीति के साथ जो परस्पर क्रिया कर रहे हैं, हम किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हमने अपने आप को उस आदमी के सिचुएशन में रख के देख रहे हैं कि वो आदमी क्या कर रहा होगा और उसके अनुसार मुझे क्या करना मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। ऐसे जो सिचुएशन होते हैं उसको हम गेम कहते हैं। ऐसे बाय द वे ये तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो एकदम एक तरह से गेम ही है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग जो है सो मार्केट से ले लें। कह लें कि दो सेलर हैं, दो ही विक्रेता हैं, एक विक्रेता एक है, एक विक्रेता दो है। मार्केट का डिमांड जो है, कह लीजिए मार्केट का डिमांड फंक्शन इससे दिया गया है। अब पहला वाला विक्रेता कितना प्रोड्यूस करे, Q1 प्रोड्यूस करे, दूसरा वाला विक्रेता कितना प्रोड्यूस करे, Q2 प्रोड्यूस करे। कितना वो प्रोड्यूस कर सकता है? 0 से लेकर के इंफिनिटी के बीच में कुछ भी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। लेकिन कितना प्रोड्यूस करने का जरूरत है? जो सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाए। अब हम कह सकते हैं कि प्लेयर 1 का जो लाभ होगा वो यहां पे हो जाएगा, यहां से मिल जाएगा Q एज अ फंक्शन ऑफ P है, तो P भी जो है सो एक फंक्शन ऑफ Q हो जाएगा। तो यहां पे हम कह लेंगे कि पहले को क्या प्रॉफिट मिलेगा? पहले को प्रॉफिट मिलेगा वो कुल राजस्व, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होगा, है ना। ये टोटल रेवेन्यू कुल राजस्व हो गया, टोटल कॉस्ट कुल लागत हो गया, है ना। सो कुल राजस्व क्या होगा? क्या प्राइस है मार्केट में, मल्टीप्लाइड बाय कितना यूनिट ये बना रहे हैं। तो यूनिट तो ये बना रहे हैं Q1 पहले वाले विक्रेता। प्राइस क्या होगा? ये सिर्फ Q1 पे नहीं डिपेंड करेगा, ये दूसरा वाला कितना प्रोड्यूस कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए कि पहले का प्रॉफिट दूसरा वाला क्या कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। और टोटल कॉस्ट क्या होगा? कहिए पहले वाले का कॉस्ट फंक्शन C1 Q1 क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कॉस्ट ये दूसरे पे नहीं डिपेंड कर रहा है। इस सिचुएशन में मान सकते हैं कभी कभी कॉस्ट भी दूसरे पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए बहुत लोग आगत जो है, इनपुट जो है मार्केट में खरीद रहे हैं, तो इनपुट का प्राइस चेंज हो जाएगा, है ना। तो वहां से वो दूसरे कितना खरीद रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे हम मान रहे हैं कि आपका कॉस्ट जो है दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आप कितना खरीद रहे हैं उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले व्यक्ति का जो प्रॉफिट है उसमें प्राइस की वजह से ये दूसरे बंदे पे, दूसरे विक्रेता पे डिपेंड कर रहा है। उसी तरह पाई 2 हमने लिख दिया कि दूसरे का प्रॉफिट क्या होगा, ये Q2 मल्टीप्लाइड बाय Q2 दूसरे वाला प्रोड्यूस करेगा, प्राइस अगेन Q1 प्लस Q2 पे डिपेंड करेगा मार्केट में, और ये C2 Q2। तो यहाँ पे जो है इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये रणनीति वाली परस्पर क्रिया है और सामरिक परस्पर क्रिया है, हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से हम देख सकते हैं कि गेम को बताने का एक उपाय ये हो सकता है कि हम लिस्ट ऑफ प्लेयर्स बता दें। कौन कौन, हिंदी में कहें तो कौन कौन खिलाड़ी हैं, कौन कौन प्लेयर हैं वो बता दें। दूसरा कि ये खिलाड़ी क्या क्या कर सकते हैं इस सेटिंग में, उनका एक्शन क्या होगा या उनका सामरिक स्ट्रैटेजी क्या होगा, है ना, वो हम लोग बता दें, सबका स्ट्रैटेजी बता दें क्या है। और तीसरा सबका पे ऑफ बता दें क्या है। अगर पे ऑफ नहीं भी बता रहे हैं तो सब लोग मान लीजिए पहला वाला S1 स्ट्रैटेजी लगाया, दूसरा वाला S2 स्ट्रैटेजी लगाया, और कह सकते हैं कि पहला वाला X स्ट्रैटेजी लगाया, दूसरा वाला Y स्ट्रैटेजी लगाया। तो हम ये भी बता दे सकते हैं कि रैंकिंग क्या है डिफरेंट स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेशन का। S1, S2 ज़्यादा प्रिफर्ड है X, Y से, और X, Y ज़्यादा प्रिफर्ड है S1, S2 से। और ऐसे सारे स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम लिख लें तो हमें पे ऑफ या प्रेफरेंस रिलेशन मिल जाएगा। तो अब हम गेम को अच्छी तरह से डिफाइन कर पा रहे हैं, इससे हमें गेम मिल जाएगा। लेकिन ये एक स्पेशल वे हुआ लिखने का, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है इसको नॉर्मल फॉर्म गेम है। नॉर्मल फॉर्म, सामान्य कह सकते हैं, सामान्य प्रकार का गेम है।
हम लोग बाद में दूसरे प्रकार का भी गेम अगर जरूरत पड़ा तो सीखेंगे। सामान्य प्रकार का खेल। दो एग्जाम्पल हमने ले लिया। अब एक बेसिक खेल लेते हैं और उसको सॉल्व करने का, उसमें इक्विलिब्रियम, संतुलन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो एक गेम है, एक बनाई हुई स्टोरी है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रिजनर्स डिलेमा। प्रिजनर्स डिलेमा। हिंदी में कह सकते हैं बंदी की दुविधा। ये बंदी की दुविधा है। क्या है? कहिए दो बदमाश होते हैं, दो क्रिमिनल होते हैं। कहिए एक का नाम रांगा है, दूसरे का नाम बिल्ला है ना। दो होते हैं। ये एक बैंक में चोरी हो गई है और वहीं आसपास ये पाए गए हैं, है ना। अब इंस्पेक्टर विनोद है, वो उनका इंट्रोगेशन कर रहा है। अब ये अलग अलग दोनों को रूम में बैठा करके इंट्रोगेशन कर रहा है। ये दो चीज कर सकते हैं। इंस्पेक्टर विनोद कह रहा है कि आपने चोरी की है। रांगा और बिल्ला दोनों एक में से दो चीज कर सकते हैं। ये स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ हमने चोरी की है, और अस्वीकार कर सकते हैं, है ना। दो चीजों में से एक कह सकते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में एस लिख दें, इसको ए लिख दें, है ना। तो दो प्लेयर हो गया, दोनों का दो दो स्ट्रैटेजी हो गया। रांगा भी स्वीकार कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, बिल्ला भी स्वीकार कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन हमें मिल गया। एस कॉमा ए, पहला वाला जो है सो हम रांगा के लिए लिख रहे हैं और दूसरा वाला बिल्ला के लिए लिख रहे हैं। इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। पहला वाला जो है वो रांगा के लिए बता रहा है, दूसरा वाला जो है सो बिल्ला के लिए बता रहा है। सो एस कॉमा ए हो सकता है, ए कॉमा एस हो सकता है, ए कॉमा ए हो सकता है, एस कॉमा एस हो सकता है। अगर दो प्लेयर रहें तो बड़ा, और उनके पास सबके पास सीमित संख्या में स्ट्रैटेजी रहे तो बड़ा टेबल के फॉर्म में बताना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो ऐसा एक टेबल बना ले सकते हैं जिसमें हम यहाँ पे लिख दे सकते हैं कि यहाँ पे रांगा है और यहाँ पे बिल्ला है ना। यहाँ पे स्वीकार है और यहाँ पे अस्वीकार है। उसी तरह से यहाँ पे स्वीकार है, यहाँ पे अस्वीकार है। ये वाला बॉक्स बता रहा है कि दोनों लोग स्वीकार कर रहे हैं। ये वाला बॉक्स बता रहा है कि रांगा स्वीकार कर रहा है और बिल्ला अस्वीकार कर रहा है। ये वाला बॉक्स बता रहा है कि रांगा अस्वीकार कर रहा है और बिल्ला स्वीकार कर रहा है। और ये वाला बॉक्स बता रहा है कि दोनों अस्वीकार कर रहे हैं। अब कहानी में ऐसा है कि अगर दोनों अस्वीकार कर दें तो इंस्पेक्टर विनोद के पास इनफ एविडेंस नहीं है कि दोनों को लंबे समय में जेल भेजा जाए। दोनों को छोटी मोटी बदमाशी, उनको मान लीजिए पहले मना किया गया था बैंक के पास रहने के लिए, या ये भी कह सकते हैं कि दोनों को छोड़ दिया जा सकता है। दोनों अस्वीकार कर दें तो दोनों को 0 ईयर जेल में मिल रहा है। अगर एक स्वीकार करता है और दूसरा अस्वीकार करता है तो स्वीकार करने वाले को इंस्पेक्टर विनोद जो है सो सरकारी गवाह बना लेगा, है ना। उसको सरकारी गवाह बना लेगा। उसको जो है कहिए कि उसको कुछ सरकार इनाम दे देगी, या है ना, इनाम भी दे सकती है उसको। या इसको यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहे कि इसको मान लीजिए कि दोनों स्वीकार कर लें तो दोनों को 1-1 साल जेल मिल गया, है ना, बदमाशी करने के लिए वहां पे आसपास। माइनस क्यों है? क्योंकि जेल अच्छा नहीं होता है, कोई रिवार्ड तो मिल नहीं रहा है, इसलिए माइनस। खराब है इसलिए माइनस रखा है। और अगर रांगा स्वीकार कर ले, बिल्ला स्वीकार नहीं करता है, तो रांगा सरकारी गवाह बन जाएगा और कुछ भी जेल का टर्म नहीं मिलेगा उसको, 0 ईयर जेल में मिलेगा, है ना। 0 ईयर जेल में उनको मिल जाएगा। और बिल्ला को कहिए कि बिल्ला को 20 साल जेल में मिलेगा चोरी करने के जुर्म में। उसी तरह यहां पे अगर रांगा अस्वीकार कर दे और बिल्ला स्वीकार कर ले तो प्रूफ बिल्ला के स्वीकार करने से बिल्ला सरकारी गवाह बन जाएगा और बाहर वॉक करने को मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी। और दोनों स्वीकार कर लें, चूंकि दोनों के अच्छे बिहेवियर की वजह से दोनों को छोटे छोटे समय के लिए जेल मिल जाएगा। अब दोनों देखना है कि क्या करेंगे। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दे सकते हैं और सोच सकते हैं कि अगर आप रांगा होते हैं और बिल्ला कोई और होता तो आप यहाँ पे क्या करते, है ना।
क्योंकि दोनों को अलग अलग इंट्रोगेट किया जा रहा है। रांगा को पता नहीं है कि बिल्ला क्या करेगा, बिल्ला को पता नहीं है रांगा क्या करेगा, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे, इस तरह से हम आर्गुमेंट करते हैं। आपको हम दूसरा आर्गुमेंट भी बताएंगे और सोचेंगे कि उसमें क्या गलती है, बट एक पहले इस आर्गुमेंट को देखें कि रांगा नहीं जानता है कि बिल्ला क्या कर रहा है, क्या बोलेगा वहां। लेकिन रांगा मान लीजिए अगर गेस करता है कि बिल्ला जो है सो स्वीकार करने वाला है, तो रांगा को क्या करना चाहिए। रांगा अगर स्वीकार कर ले उस समय तो उसको 5 साल जेल मिलेगा, और अस्वीकार कर दे तो 20 साल जेल मिलेगा। 5 साल तो 20 साल से अच्छा है। तो अगर रांगा सोचता है कि बिल्ला स्वीकार करने वाला है, तो रांगा को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। इसको मैंने ऐसे घेर दिया है कि रांगा को भी काले कलर से घेर दिया है कि रांगा भी स्वीकार कर लेगा। मान लीजिए कि अगर रांगा को लगता है कि बिल्ला अस्वीकार करने वाला है, तो रांगा को क्या करना चाहिए। अगर स्वीकार करता है तो उसको 0 ईयर इस बॉक्स में, क्योंकि अगर रांगा अस्वीकार कर रहा है तो हम लोग यहां पे हैं। और अगर बिल्ला अस्वीकार करता है तो हम लोग इस कॉलम में हैं। रांगा अगर स्वीकार कर लेता है तो 0 ईयर, और अस्वीकार करता है तो 1 साल जेल में मिलता है। 0 तो 1 से बढ़िया है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि रांगा अगेन यहां पे स्वीकार कर लेगा। रांगा पाएगा कि उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि बिल्ला स्वीकार कर रहा है और अस्वीकार कर रहा है। उसके लिए हमेशा स्वीकार करना बेहतर है, स्वीकार करना उसको कम जेल का टर्म देगा। अब बिल्ला भी ऐसे ही सोच सकता है। बिल्ला दूसरे जेल के सेल में है, बिल्ला इंटरेक्ट नहीं कर रहा है रांगा से, और बिल्ला सोच रहा है रांगा क्या करेगा। सो अगर बिल्ला सोच रहा है कि रांगा जो है स्वीकार करने वाला है, तो हम लोग इस वाले रो में हैं, इस ग्रीन डैश से जो दिखा रहे हैं। और बिल्ला अगर स्वीकार करता है तो 5 साल, और अस्वीकार करता है तो 20 साल मिलता है ना। 5 साल 20 साल से अच्छा है, तो बिल्ला के लिए भी स्वीकार करना ज्यादा अच्छा होगा। इसको लाल कलर से दिखाते, 5 20 से बढ़िया है। और अगर बिल्ला सोचता है कि रांगा अस्वीकार करने वाला है, मतलब या तो हम लोग इस बॉक्स में, बिल्ला इस बॉक्स में आ सकता है या इस बॉक्स में आ सकता है, उसको यही कंट्रोल है, या तो स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार कर सकता है। स्वीकार करने पे 0 ईयर, अस्वीकार करने पे 1 साल जेल मिलेगा। 0 अगेन बेहतर है, तो वो स्वीकार कर लिया। क्या हमने पाया कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि रांगा स्वीकार करे और अस्वीकार करे, बिल्ला के लिए स्वीकार करना हमेशा अच्छा है। उसी तरह से रांगा आर्गुमेंट कर लेता है कि बिल्ला स्वीकार करे या अस्वीकार करे, उसके लिए स्वीकार करना हमेशा से अच्छा है। दोनों स्वीकार कर लेंगे और दोनों 5 साल के लिए जेल में चले जाएंगे। इसको हम लोग संतुलन कहेंगे, एक तरह का संतुलन है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और बट ये समझने का प्रयास करें कि अगर दोनों अस्वीकार कर देते तो दोनों 1 साल के लिए ही जेल में जाते, है ना। 5 साल का जेल 1 साल के जेल से निसंदेह ही बुरा है। तो भाई वो क्यों दोनों स्वीकार कर रहे हैं। आंसर बड़ा ही सिंपल है कि चूंकि दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर रहे हैं। अगर रांगा को लगता है, अगर दोनों डिस्कस भी कर लें कि हम लोग अस्वीकार करेंगे, तो रांगा के लिए अपने बदल जाना, मुकर जाना ज्यादा फायदेमंद है। दोनों अस्वीकार कर रहे हैं, 1 साल जेल। रांगा सोचेगा कि हम लोग डील तो कर लिए हैं स्वीकार करने का, लेकिन अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो हमको 0 यहां से यहां मूव कर जाएंगे, 0 ईयर ही जेल में मिलेगा। उसी तरह से बिल्ला भी सोचेगा कि यहां से यहां मूव कर सकते हैं, 0 ईयर ही जेल में मिलेगा। दोनों अपनी भलाई के लिए, दोनों एक दूसरे की चिंता नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी भलाई का सोच रहे हैं। और इसकी वजह से दोनों एंड अप होंगे स्वीकार करते हुए, और दोनों को 5 साल जेल में मिल जाएगा। इस सिचुएशन में हम देखें, रांगा और बिल्ला दोनों के पास डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, डोमिनेंट स्ट्रैटेजी से हमारा क्या तात्पर्य है। डोमिनेंट को प्रभावी स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, कि प्रभावी स्ट्रैटेजी दोनों के पास है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि दोनों दूसरे लोग क्या करेंगे, और दोनों स्वीकार करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा इक्विलिब्रियम है, ऐसा संतुलन है जिसमें दोनों प्लेयर के पास डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है। दोनों यही करेंगे और दोनों को 5-5 साल जेल में हो जाएगा।
एक ये सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पा रहे हैं कि इस गेम में डोमिनेंट स्ट्रेटजी इक्विलिब्रियम है, और कुछ संतुलन को और कुछ इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।